हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 इतिहास विषय के चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। इसके अगर आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखना है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पार्ट थर्ड में सबसे पहला टॉपिक है मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव। अभी तक हमने होमिनाइड्स वगैरह के बारे में, ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो सैपियंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आधुनिक मानव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं, परंतु इससे हमें यह प्रश्न उठता है कि मानव उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत सा? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है। इस विषय पर 2 मत प्रचलित हैं। आइए हम उनको देखते हैं। और यह इस चैप्टर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई अलग अलग समय पर। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल। इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। आइए हम इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मॉडल के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के अलग अलग भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं। यह तर्क आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। यह समानता एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गिस समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण है। अर्थात इस मॉडल का अर्थ है कि इस मॉडल के पक्ष में लोग यह दावा करते हैं कि अलग अलग समय में अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग हुए। ये लोग ये दावा करते हैं कि जो प्रतिस्थापन मॉडल वाले पक्ष वाले लोग कहते हैं कि सबका जन्म स्थान अफ्रीका ही है, परंतु इस मॉडल के लोग कहते हैं कि नहीं, अलग अलग समय में अलग अलग रफ्तार से लोगों का अलग अलग स्थान पर विकास हुआ है। और आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल में इस मॉडल के अनुसार मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जाननिक यानी उत्पत्ति आधारित मूलक समरूपता पाई जाती है। इस मॉडल को मानने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहां से अन्य स्थानों पर गए थे। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। अर्थात इस मॉडल के लोग कहते हैं कि सभी आधुनिक जो मानव हैं उनका जन्म स्थान अफ्रीका में ही हुआ है। अफ्रीका से ही निकल कर वे अलग अलग स्थानों पर गए हैं और वह इसके पीछे यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र के थे, इसलिए उनमें समानता पाई जाती है। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं प्रतिस्थापन मॉडल के समर्थन करते हैं। यह एक इसका एग्जाम्पल है। आज के मनुष्यों में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और वहां स्थायी रूप से बस गए। यहाँ पर यह तर्क देते हैं कि जो आज के मनुष्य हैं वे उनका क्षेत्र अनुसार अलग अलग शारीरिक बनावट है, अलग अलग रंग रूप, लिंग इत्यादि अलग अलग है। तो इसके पीछे वह यह तर्क देते हैं कि हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को उन्होंने जिस परिस्थिति में ढाला है वो परिस्थिति के अनुसार उनमें जो चेंजेस आए हैं वह उस कारण से है।
आइए अब हम आगे देखते हैं आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। ये अब इसमें हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो आदिकालीन मानव थे वह किस प्रकार से अपना भोजन इकट्ठा करते थे, जुटाते थे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, संग्रहण करना, शिकार करना, अपमार्जन करना और मछली पकड़ना। तो आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है संग्रहण। संग्रहण इस क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, फल, कंदमूल इत्यादि को इसमें इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। अर्थात इसमें हमें कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पाता कि जिसके आधार पर हम कह सकें कि आदिकालीन मानव फूल, पत्ती, बीज इत्यादि को इकट्ठा करते थे। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। कार्बनीकरण एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो जीवाश्म होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उसमें कई लेयर हो जाते हैं उनके, और वे कई सालों तक सुरक्षित रह पाते हैं। लेकिन कार्बनीकरण की भी एक समस्या है कि अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आइए अब हम अपना दूसरा देखते हैं, शिकार। अब आधिकारिक रूप से यह माना जाता है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसोदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मंजा खुरच कर निकालने लगे जो जानवरों अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते। अर्थात अब धीरे धीरे खोजबीन होते हुए यह सिद्ध हुआ है कि जो पुराने आदिकालीन होमिनिड थे वह रसद खोली, यानी भोजन को किस प्रकार से इकट्ठा करा जाए, किस प्रकार से खोजा जाता था, के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मंजा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक द्वारा मार दिए जाते थे। अब यह उनमें से मांस को निकालकर भी अपने लिए इकट्ठा और खाने योग्य बनाते थे। यह भी संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे चूहे, छछूंदर जैसे कृंतकों, पंछियों तथा उनके अंडे भी, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े को भी खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले, जैसा कि इस किताब में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि शिकार करना लगभग 5 लाख साल पहले शुरू किया गया था, परंतु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। आइए हम देखते हैं कि किन 2 स्थलों से बड़े स्तनपायी जानवरों को शिकार करना, एक योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य मिलता है। तो इसमें सबसे पहला साक्ष्य है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल पहले, और जर्मनी में सोनिंजन से 4 लाख साल पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं। आइए अब हम देखते हैं मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों मिलने से पता चलता है। आज के समय भी मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है और उस समय भी एक भोजन प्राप्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका था। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव की योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्टोनाइस को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। अर्थात यहाँ पे एनसीईआरटी बताना चाहती है हमें कि माना जाता है कि जो यूरोपीय खोज स्थल थे उनमें कुछ ऐसा प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि जो आदिकालीन मानव थे वो कुछ सोच समझकर शिकार करते थे। उनके इस किताब में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप किताब में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्तरों पर आवास। अब हम उनके भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब उनके आवास के बारे में पढ़ते हैं।
प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। शिल्प कृतियों का मतलब है कि उनके द्वारा किस किस तरह की कृतियाँ बनाई गई या खोजी गई, इन्हें शिल्प कृतियाँ कहा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोम्बे और ओलोर्ज जेलसाई के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं। हस्तकुठार यानी जो हाथ से कुठार किया जाता है उसे। ये औजार करीबन 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं माना जाता है। आइए हम आगे देखते हैं, ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए। यहाँ पर एक सवाल है कि ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए। तो आइए हम इस सवाल का जवाब देखते हैं कि संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्र में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ते जाते होंगे। अर्थात कि जिस स्थान पर भोजन की प्रचुरता थी, संसाधन थे, उन स्थानों पर जो आदिकालीन मानव थे वो बार बार आते जाते रहा करते थे। इस प्रकार से उस स्थानों पर हमें शिल्प कृतियों के ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे, इसका भी हमें साक्ष्य मिलता है। 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों से मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित रेजिलेंट गुफा की दीवारों को 12 गुना 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। अब 12 गुना 4 मीटर आकार का एक निवास स्थान मिला है जिसमें कई प्रकार के फल, बीज, काष्ठल, पक्षियों के अंडे और मछलियों के साक्ष्य मिले तथा इसके साथ साथ 2 चूल्हे भी मिले हैं। यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाटकॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो लगभग 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी। यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न है और मैं आशा करूँगा कि आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से आग लग गई थी या आदिकालीन मानव सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से आग लगाना जानते थे, आग लगाना और चीज़ें पकाना जानते थे। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पार्ट 4 हम जल्द ही बनाने वाले हैं। और इसके पार्ट 4 में हम प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे उन्होंने औजारों का निर्माण किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।